जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आज क्लास में। और आज मैं CTT 2022-23 का जो पेपर होने वाला है, इसमें जो भाषा कौशल के लगभग टोटल मिला करके जो 8 से 10 सवाल आते हैं, ये टोटल मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो पांचों सेगमेंट में जो भी भाषा कौशल से संबंधित सवाल अलग अलग आते हैं, वो हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही कम समय में आपको ये सारे नंबर अभी यहाँ से बहुत आसानी से प्रिपेयर कराने वाला हूँ दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए देखते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा हमारे भावनाओं का आदान प्रदान करने का क्या है? तरीका है। यानी भावनाएं कह सकते हैं या विचार कह सकते हैं। तो जो भाषा है वो भाषा के माध्यम से ही, है ना, हम अपने विचारों अपने भावनाओं को क्या करते हैं? दूसरे से शेयर करते हैं और दूसरी की भावनाओं को भी समझते हैं। तो इसका क्या तरीका है? बच्चा इन चीज़ों को कैसे समझता है और कैसे अपने जीवन में आत्मसात करता है, इन सारी चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। जब भी भाषा की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चा जब भाषा के संदर्भ में बच्चे को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। तो दोस्तों, अर्जन क्या है कि बिना प्रयास के, ध्यान दीजिएगा, जब हम बिना प्रयास के, जब बच्चा क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चा जब छोटा बच्चा होता है, तो बच्चा किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके तो सीखता नहीं है कि वो अपने परिवेश से चीज़ों को अवलोकन करता है, देखता है, दूसरे लोगों को देखता है, जैसे बोलते हुए देखता है, कुछ उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं, उनका प्रयोग करके समाज में अपने परिवेश से कोई वो विशेष प्रयास नहीं करता है। तो बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश से जो बच्चा सीखता है, उसे कहते हैं अर्जन करता है वो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी बच्चा जब स्वाभाविक रूप से सीखता है, अपने परिवेश से सीखता है और अनौपचारिक रूप से सीखता है, या फिर इसका क्या करेंगे, यह एक अचेतन प्रक्रिया है, इसमें चेतना का काम नहीं होता है, इसमें अलर्टनेस की जरूरत नहीं होती है, और बच्चे के लिए यह एक सहज प्रक्रिया है, इसमें बच्चा आनंद लेता है। ठीक है, और यह एक क्या है, यह मातृभाषा में होता है। तो आप बच्चों इस बात को समझ रहे होंगे, जो अर्जन होता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह स्वतः मातृभाषा में हो जाती है, और ये अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती है, और यह एक अचेतन प्रक्रिया है, और इसमें बच्चा बहुत ही सहज महसूस करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत सारी चीजें अपने परिवेश से हमने अर्जित किया है, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बातें कि अर्जन का मतलब क्या हो रहा है, कि अर्जन में स्वाभाविकता होती है, इसमें किसी प्रकार के नियम सिद्धांत की जरूरत नहीं होती। तो जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने माता पिता से, ठीक है ना, बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से स्वतः ही सीख लेता है, उसे ही बोला जाता है भाषा अर्जन। अब आइए अधिगम। सिर्फ इतना समझिएगा, ये चीज समाज में होती है और ये चीज अधिगम कहाँ होता है? सुव्यवस्थित तरीके से होता है। तो यहाँ देखो, पहला क्या है, यह एक स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है, और यहाँ क्या लिखा है, यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हमें क्या किया जाता है? सीखा जाता है। जैसे हम लोग अपने परिवार में हमने बहुत सारी चीजें अपने माता पिता से, समाज से, दोस्तों से सीखा हमने, लेकिन इसलिए इसको अनौपचारिक क्रिया बोला गया। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो आज सिस्टमैटिक तरीके से सीखते हैं, इसलिए इसको औपचारिक प्रक्रिया बोलते हैं, इसे प्रयासपूर्ण क्रिया बोलते हैं। तो क्या है, ये एक क्या है? प्रयासपूर्ण। तो यह एक क्या है? औपचारिक प्रक्रिया है। जो ज्ञान हम स्कूल में अर्जित करते हैं, उसमें नियम, व्याकरण, कानून, व्यवस्था, सारी चीज होती है। तो ये क्या है? औपचारिक प्रक्रिया है। यह चेतन प्रक्रिया है ना। इसमें अवचेतन होता है, इसमें क्या होता है? चेतना। इसमें अलर्टनेस की जरूरत होती है। दूसरा, यह एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, इसमें नियम होते हैं, व्याकरण होते हैं, कानून होते हैं, और यह दूसरी भाषा के माध्यम से किया जाता है। यहां पर क्या था, ये मातृभाषा में की जाती है और ये दूसरी भाषा में की जाती है। जैसे दोस्तों, जैसे ध्यान देना, जैसे बच्चा
वर्णमाला सीखता है। क्या सीखता है? जैसे बच्चा वर्णमाला सीखता है, काउंटिंग यानी गिनती सीखता है, काउंटिंग गिनती से, अल्फाबेट ए से जेड तक सीखता है। तो ये सारी चीज क्या है? इसे कहा जाता है प्रयासपूर्ण अधिगम है ये, ठीक है ना। तो जैसे अब मान लो आपने कहा कि बच्चा इसे गाली देना सीख गया, तो ये क्या है? इसके लिए किसी प्रयास की जरूरत तो नहीं, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। सोसाइटी में जो होता है बच्चा उसको देखता है, अवलोकन करता है और फिर उसका वो बोलने और कहने का प्रयास करता है। तो आप इस बात को आप समझ गए हैं कि अर्जन और अधिगम क्या होता है। सिंपली यह एक नेचुरल प्रक्रिया, एक स्वाभाविक रूप से होती है और यहां हमें क्या करना पड़ता है? प्रयासपूर्ण तरीके से, नियमबद्ध तरीके से चीजों को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। तो भाषा सीखने का एक क्रम होता है, वो क्या है? वो क्रम एक अंतर संबंधित है एक दूसरे से। क्या है? LSRW, यानी L मतलब लिसन यानी सुनना, S यानी स्पीक यानी बोलना, R यानी रीड यानी पढ़ना, W यानी राइट यानी लिखना। तो सबसे पहले क्या होता है? सुनना। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो फिर सुनने के बाद आपको अच्छा बोलना भी आएगा। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप अच्छा लिखते भी हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या है? अंतर संबंधित हैं, है ना। कैसे? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो आप अच्छे वक्ता बनेंगे। जब आप अच्छा कुछ सुनेंगे तभी आप अच्छा बोल पाएंगे। जब आप अच्छा पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। ये सब अंतर क्या है? संबंधित है, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले तो आपको समझना है कि सुनना कैसे है, सुनने का अर्थ क्या होता है। सुनने का अर्थ है अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना। यानी जब कोई चीज आप सुन रहे हैं तो उसका अर्थ आपको सुनना है, यानी उसकी मीनिंग आपको सुनना है। यानी अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, अर्थ मीनिंग। सिर्फ सुनने की बात नहीं कि एक कान से आप सुन रहे हैं दूसरे कान से आप निकाल रहे हैं। तो सुनना कैसे? अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना है आपको, और उसका आपको अनुप्रयोग भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आएगा बोलना। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तो आप बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड है। अर्थ ग्रहण करते हुए जब आप पढ़ेंगे, उसका जब अनुप्रयोग भी, प्रयोग भी आप समझ रहे होंगे, तब आप उसी चीज को प्रयोग करके बोल रहे होंगे। अब आते हैं बोलने में। तो जब आप अर्थपूर्ण तरीके से सुनते हैं तो फिर अर्थपूर्ण तरीके से या काम की ही चीज आप बोलते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भले ही आप कम बोलें लेकिन अर्थपूर्ण बोलें, जहां जरूरत हो वहीं बोलें और जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें, ठीक है। दूसरा, अब दोस्तों लिखेंगे पढ़ना और लिखना। पढ़ना, पढ़ना कैसे दोस्तों? पढ़ना कैसे पढ़ना है? अर्थ समझते हुए पढ़ना, अर्थ समझते हुए पढ़ना, अर्थ समझते हुए पढ़ना। दूसरा, संदर्भानुसार पढ़ना, संदर्भानुसार। आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे कि पढ़ना, अर्थ समझते हुए पढ़ना, और जब आप अर्थ समझते हुए पढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब चीजों को आप इंटर रिलेट कर रहे होंगे, चीजों को आप किसी दूसरे संदर्भ से जोड़ करके पढ़ रहे होंगे, वो ज्ञान आप अनुप्रयोग कर पाएंगे। तो पढ़ना कैसे? अर्थ समझते हुए पढ़ना, अर्थानुसार पढ़ना और संदर्भानुसार पढ़ना, ठीक। फिर लिखना, और कैसा लिखना? सुंदर लिखना। लिखने के भी स्टेप हैं, कैसे लिखना तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि लिखने का मतलब होता है सुलेख। कैसे लिखना? सुलेख। सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लेख। सुंदर लेख यानी अच्छी राइटिंग में लिखना। दूसरा, पहला हो गया सुलेख, दूसरा हो गया श्रुतलेख। दूसरा क्या होता है? श्रुतलेख। श्रुत मतलब सुन करके लिखना। और तीसरा अनुलेख। अनुलेख, लेख की बात कर लेते हैं। अनुलेख, अनुलेख मतलब हूबहू वैसी ही कॉपी करना, है ना, वैसी ही कॉपी करना। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा जैसे आपने बच्चे को
आपने बच्चे को रा लिखा, तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही रा लिखे या उसी के ऊपर क्या करे, कॉपी करे। तो इसको कहते हैं अनुलेख, यानी हूबहू कॉपी करना, सेम कॉपी करना, सेम तरह से लिखना, उसको क्या बोलते हैं, अनुलेख बोलते हैं। तो ध्यान समझना, सुनना मतलब अर्थ ग्रहण करते हुए, अनुप्रयोग करते हुए सुनना, फिर बोलना आ गया, पढ़ना अर्थ समझते हुए पढ़ना, संदर्भानुसार पढ़ना, लिखना, सुंदर लिखना, सुतलेख, अनुलेख। लिखने का मतलब है कि जब आप इस उद्देश्य को सही तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप लिखना भी अच्छा सीख जाते हैं। तो बच्चे के संदर्भ में ये सारी चीजें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, और अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिखोगे। ये एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है ना, एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। दूसरी बात यह है, सबसे जरूरी चीज क्या है, ये आपस में क्या है, ध्यान देना, ये आपस में क्या है दोस्तों, अंतः संबंधित है। अगर कोई कभी आपसे पूछ ले तो ये बता दीजिएगा दोस्तों, ये सभी के सभी आपस में क्या है दोस्तों, अंतः संबंधित है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहां बात करेंगे, सबसे पहले आप जो जरूरी चीज देखिएगा दोस्तों, जब आप किसी की बातों को, किसी की भावनाओं को, किसी के लेक्चर को जब आप सुन रहे होते हैं, तो उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसके ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे होते हैं। सेम वे में जब आप किसी बुक को, किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं, तभी आप उस राइटर, उस लेखक की बातों को, विचारों को, ज्ञान को भी ग्रहण कर रहे होते हैं। इसलिए सुनना और पढ़ना, ये जो दो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ग्रहणात्मक या ग्रहणात्मक जो बोल देते हैं उसको ग्रहणात्मक कौशल है। दोस्तों ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यानी सुनना और पढ़ना एक ग्रहण करने से संबंधित है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ग्रहणात्मक कौशल है। दूसरा बच्चों यहां पर देखेंगे, ये दो, बोलना और लिखना। जो हम बोल रहे होते हैं तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, यानी अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। सेम वे में जब हम लिख रहे होते हैं तो अपने विचारों को, अपने ज्ञान को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, यानी अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। इसलिए यहां इनको भी क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हम ज्यादा सक्रिय होते हैं, है ना, ज्यादा सक्रिय होते हैं। यहां पर ज्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन की जाए तो बोलने और लिखने में हम ज्यादा सक्रिय होते हैं, बल्कि सुनने और पढ़ने में, जैसे हम कभी पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सुनने तो हमें नींद आ जाती है, लेकिन क्या अगर मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं तो नींद आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी कभी क्या है, इनको सक्रियात्मक यानी सक्रिय कौशल भी बोला जाता है, और फिर यहां क्या बोल दिया जाएगा, ये निष्क्रिय। ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं। सुनना और पढ़ना यहां पर ग्रहणात्मक कौशल है, बोलना और लिखना क्या है, ये आपके अभिव्यक्तात्मक। तो ये जो LSRW है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन कौशलों को आप बच्चों में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उनकी बात कर लेंगे, क्योंकि यहां से भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है। तो लेकिन सबसे पहले सुनना, तो सुनना कौशल बच्चों में कैसे अच्छी तरीके से आएगा, उसकी बात करेंगे। तो बच्चों को क्या करिए, आप क्या सुनाइए, कहानी सुनाइए, कहानी सुनना। तो जब आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चे कहानी सुनेंगे ध्यान से, कहानी सुनना। कविता भी बच्चे ध्यान सुनते हैं, और प्रश्नोत्तरी भी। जब आपस में आप क्वेश्चन करा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे को उसमें जवाब देना पड़ेगा, तो बच्चा ध्यान से वहां पर सुनने का प्रयास करेगा। तो सुनने के लिए कहानी सुनना, कविता सुनना और प्रश्नोत्तरी विधि इसके लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। दूसरा देखेंगे, एस मतलब स्पीच यानी बोलना। वाद विवाद, वार्तालाप। वाद विवाद में बच्चे को अपनी विचारों को अंगेस्ट में रखने का मौका मिलेगा, तो वहां पर बच्चा अर्थपूर्ण तरीके से बोलने का प्रयास करेगा। और वार्तालाप में भी बच्चे अपने विचारों को दूसरों से साझा करते हैं। नाटक मंचन में वो अपने रोल को बताएंगे या किसी दूसरे रोल के बारे में बात करेंगे वहां पर, तो वहां पर भी वो अपने विचारों को कहीं ना कहीं उस ज्ञान से, उस इंफॉर्मेशन से जोड़ रहे होंगे। कहानी, कविता सुनाना, इसमें भी बच्चा बोलना अच्छी तरीके से सीख जाता है।
फिर आया पढ़ना। पढ़ना मैंने अभी बताया था, अर्थ ग्रहण, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ ग्रहण करते हुए बच्चों को पढ़ाना, संदर्भानुसार पढ़ाना, ठीक है। और कैसे क्या बच्चे पढ़ना पसंद करेंगे, कहानी विधि से आप पढ़ा सकते हैं उनको। वर्णबोध और सस्वर पाठन बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्वर का मतलब होता है तेज, लाउड रीडिंग, तेज गति से पढ़ाना ही क्या होता है, जरूरी होता है। उसमें बच्चे क्या होते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, राइटिंग, यानी क्या, लिखना। लास्ट में क्या आएगा, राइटिंग, लिखना। तो मैंने अभी इनकी बात करी। दोस्तों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, उन्होंने भाषा के संदर्भ में क्या क्या अपने वक्तव्य दिए हैं कि बच्चा किस प्रकार से भाषा को सीखता है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की, हम लोग बात करेंगे स्किनर, पॉलक, वाटसन, थॉर्नडाइक और आपके जो जीन पियाजे हैं, सबकी बात करेंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, जो स्किनर है ना, स्किनर ने एक बुक लिखी थी वर्बल बिहेवियर। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चा होता है ना, वो भाषा बच्चा वातावरण में उद्दीपक के द्वारा सीखता है। तो उन्होंने बताया कि भाषा वातावरण में उद्दीपक द्वारा सीखी जाती है। एक बच्चे के रेफरेंस में सबसे पहले स्किनर ने बताया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उद्दीपक मतलब अपने माता पिता यानी अपने परिवेश यानी अवलोकन के द्वारा जो बच्चा सीखता है, उसको स्किनर ने बताया कि बच्चा वातावरण से ही चीजों को सीखता है। और दूसरी बात ध्यान देना, जितने व्यवहारवादी विचारक हुए हैं, जैसे स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पॉलक हो गए, वाटसन हो गए, ये सब व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो टेबुला रासा होता है, प्लेन सीट होता है। यानी वो भाषा को अपने वातावरण से ही सीखता है। व्यवहारवादी यहां मतलब है अवलोकन द्वारा अपने वातावरण से सीखता। लेकिन दोस्तों इनके बाद एक फिलोसफर आया जिन्होंने सब कुछ उलट पलट के रख दिया। और उन्होंने क्या कहा, वो आपके फिलोसफर कौन से थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उनका नाम था नॉम चॉम्स्की। दोस्तों इन्होंने क्या बताया, नॉम चॉम्स्की ने, कि स्किनर या व्यवहारवादी जो भी बता के चले गए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक बच्चे के संदर्भ में बच्चा टेबुला रासा नहीं होता। बच्चा जन्मजात रूप से उसके अंदर भाषा अर्जन करने की जन्मजात रूप से क्षमता होती है। तो इन्होंने, नॉम चॉम्स्की ने बताया कि ये जो भी व्यवहारवादी हो, स्किनर ने जो भी बताया कि बच्चा वातावरण से उद्दीपक द्वारा सीखता है, या उन्होंने बताया कि जो टेबुला रासा का इन लोगों का जो कंसेप्ट है वो महागलत है। बच्चा जन्मजात रूप से क्या होता है, भाषा को, व्याकरण को वो सीखने में निपुण होता है। तो अब बच्चों को बताने जा रहे हैं कि नॉम चॉम्स्की का पूरा आपको वर्णन यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने भाषा को बच्चे से जोड़ा है, कि भाषा बच्चा कैसे सीखते। ये चीज देखी कि जितने भी व्यवहारवादी थिंकर्स थे, जैसे कि स्किनर, थॉर्नडाइक, पॉलक और वाटसन, इस तरीके के, तो व्यवहारवादी ये मानते थे कि जो बच्चा होता है वो जन्म से क्या होता है, टेबुला रासा होता है, यानी प्लेन सेट। यानी प्लेन स्लेट का मतलब यहाँ पर टेबुला रासा का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जन्मजात रूप से ऐसी कोई क्षमता नहीं होती जिससे वो भाषा का अर्जन कर सके। लेकिन इसके बाद जो नॉम चॉम्स्की आए, जो महान संज्ञानवादी थे, इन्होंने ये बताया कि जो व्यवहारवादी बता रहे हैं ये महागलत है। और इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है ना, वो टेबुला रासा जन्म से बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा जन्मजात रूप से वो भाषा अर्जन करने में माहिर होता है। तो वो चीजें क्या इन्होंने बताई, वो चीज हम करें तो नॉम चॉम्स्की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होती है जिसको इन्होंने बताया एलईडी, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लो ये है बच्चे का दिमाग, ये हो गया बायां और ये है दायां। तो नॉम चॉम्स्की साहब ने बताया कि बच्चे के बाएं दिमाग में क्या होता है, तर्क, भाषा, और यहीं पर एक डिवाइस होती है, वो होती LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
इसको हिंदी में बोलते हैं भाषा अर्जक यंत्र। यानी भाषा अर्जक यंत्र के द्वारा ही बच्चे में ये क्षमता होती है कि वो जन्मजात रूप से भाषा का अर्जन करना जानता है या उसके अंदर ये क्षमता होती है। तो अब नॉम चॉम्स्की ने इस आधार पर क्या समझा उसको आप समझिएगा। जो एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के लिए और इसका ये बच्चे को कैसे प्रभावित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारे पॉइंट हमने लिखे हैं। तो नॉम चॉम्स्की जो महान संज्ञानवादी थे, ये क्या बोलते हैं कि बच्चे के पास एक एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। और ये डिवाइस ऐसे नहीं कि आप इसको टच कर सकें, कोई पेन ड्राइव की तरह ये नहीं है, कोई मेमो, ये बिल्कुल क्या है, एक अदृश्य है, जैसे मेमोरी है, जैसे आपकी यादाश्त होती है ना, बुद्धि है ना, जैसे आपकी बुद्धि है तो बुद्धि अदृश्य है, इसी प्रकार से ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी क्या है, एक अदृश्य है, लेकिन जैसे बुद्धि है वैसे ये होती है। कोई बच्चा टेबुला रासा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया कि कोई भी बच्चा टेबुला रासा नहीं होता है। बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात रूप से वो भाषा का अर्जन कर सकता है। दूसरा, भाषा अर्जक यंत्र यानी एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस द्वारा भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और फिर वो एलईडी का जो कंसेप्ट है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चला करता था। अब ध्यान देंगे, एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जक यंत्र 5 वर्ष तक अधिक सक्रिय होता है। अगर कोई पूछे तो सबसे ज्यादा ये कब सक्रिय होता है, तो जन्म से लेके 5 वर्ष तक सबसे ज्यादा ये सक्रिय रहता है, फिर धीरे धीरे ये प्रभाव कम होता जाता है। दूसरा, बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं लेकिन व्याकरण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नॉम चॉम्स्की साहब ने कहा कि बच्चे वातावरण से, अपने परिवेश से भाषा का तो अर्जन करते हैं लेकिन जन्मजात रूप से वो व्याकरण का स्वयं निर्माण करते हैं। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके पास व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं है, तो संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान उसको होता है। आप इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नॉम चॉम्स्की क्या बताते हैं कि बच्चे के पास व्याकरण का ज्ञान जन्मजात होता है और व्याकरण की रचना बच्चा स्वयं करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभी इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। अब बच्चे करते हैं लेकिन व्याकरण का निर्माण क्या करते हैं, बच्चे व्याकरण का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चों में व्याकरण निर्माण की क्षमता जन्मजात होती है। ध्यान देना, जैसे मान लो टीचर्स, अब आप समझिएगा, जैसे यहां पर है कोई, जैसे बताया कि आप समझिएगा, जैसे राम चाय खाता है। अब बच्चा क्या बोलता है कि राम चाय खाता है, आपके अनुसार क्या बोलना चाहिए, तो राम पीता है। तो बच्चा यहां गलत नहीं बोला है, बच्चे का व्याकरण बिल्कुल सही। व्याकरण का मतलब, पहले बच्चे ने क्या कहा, नाउन, यहां पर क्या लिखा है, उसने सब्जेक्ट रखा है, राम चाय खाता है। यानी जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है वो बच्चे का बिल्कुल क्या है, यानी पहले राम आना चाहिए, फिर चाय, फिर खाता है। लेकिन अब आप कहेंगे सर खाता की जगह पर पीता बोलना चाहिए था उसे, राम चाय पीता है। तो ये जो पीता है ये क्या है, इसका बच्चे ने अर्जन किया है। कहां से, परिवेश से, समाज से। तो यहां पर किसकी गलती है, यहां पर व्याकरण की गलती नहीं है, यहां पर भाषा की गलती है। भाषा बच्चा अर्जन कहां से करता है, समाज से करता है, परिवेश से करता है। तो यहां बच्चे का व्याकरण बिल्कुल क्या है, सही है, यहां पर उसकी भाषा गलत है। और बच्चे के अंदर भाषा ग्रहण करने की, अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन वो अर्जन करता कहां से, समाज से। तो अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो जिस परिवेश से सीखा है। अब बच्चा अगर बच्चा गाली देना सीख जाता है और बच्चा वर्णमाला भी सीखता है, तो इसमें बच्चे की गलती क्या है। आप बच्चे के सामने अगर
अगर ऐसा माहौल देंगे तो माहौल का असर है, परिवेश का असर। तो आप समझ गए कि बच्चे का व्याकरण यहाँ पर 100% क्या है, इसे नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो भी व्याकरण है, दुनिया के सारे जो बच्चे होते हैं वो व्याकरण का निर्माण करते हैं। यानी व्याकरण में सब्जेक्ट कब आना चाहिए, वर्ब कब आना चाहिए और ऑब्जेक्ट कब आना चाहिए, ये जो सीक्वेंस होता है ये बिल्कुल क्या है, सही है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बच्चे से आपने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, तो बच्चा बोलेगा कि पापा ऑफिस गए हैं। तो अब देखो ध्यान से, उसने पहले बोला पापा, फिर ऑफिस, फिर गए हैं। तो क्या बच्चे को किसी ने ये कभी पढ़ाया या समझाया कि पहले आप पापा बोलना, फिर ऑफिस बोलना, फिर गए बोलना? तो इसका मतलब आप समझ गए कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो कंसेप्ट है, पूरी दुनिया में सभी भाषाओं का व्याकरण का नियम एक ही होता है, एक ही तरह से अप्लाई होता है। इसलिए नॉम चॉम्स्की की बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो भाषा है उसका तो हम अर्जन करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, संसार के सभी बच्चे ये व्याकरण की रचना स्वयं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे व्याकरण स्वयं बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बाई जनरेटिव ग्रामर। इसको जीजी लॉ बोलते हैं। जीजी मतलब जनरेटिव ग्रामर, यानी बच्चे स्वयं व्याकरण की रचना करते हैं। और इसे सिद्ध कैसे किया जाता है, इसे यूनिवर्सल ग्रामर लॉ यानी यूजी के द्वारा क्या है, सिद्ध किया जाता है। तो अब आप यहां पर एक बात ध्यान देना कि नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया, एलईडी दिया, फिर यहां पर दिया जीजी यानी जनरेटिव ग्रामर यानी जीजी, और फिर क्या दिया, यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर। तो अगर आपसे पूछा जाए एलईडी, जीजी और यूजी का कंसेप्ट किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की साहब ने दिया था। ठीक है। और आप ध्यान देना, जब आपसे कभी पूछा जाए क्या कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसके पास व्याकरण अधूरा होता है कि पूरा होता है, या उससे व्याकरण का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, तो आप सदैव याद रखना कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है, इवन उससे भी पहले उसके पास संपूर्ण व्याकरण की जानकारी होती है। तो दोस्तों यहां पर हमने ये सीखा कि व्यवहारवादी भाषा अर्जन के बारे में क्या अपना रेफरेंस पॉइंट आप दे रहे हैं, और यहां पर नॉम चॉम्स्की ने सब कुछ उलट पलट करके रख दिया। इसलिए आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, नॉम चॉम्स्की को कहा जाता है, जो डार्विन के महान समर्थक थे। डार्विन ने क्या बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, जो इंसान के गुण हैं वो क्या है, ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से नॉम चॉम्स्की ने भी बताया है कि जो भाषा यंत्र के द्वारा, ठीक है, भाषा अर्जन करने की क्षमता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों अब दो चीजें यहां पर बची, ध्यान दीजिएगा। अब हमने बता दिया नॉम चॉम्स्की, स्किनर और सारे इधर आपको व्यवहारवादी बता दिए। अब दो चीजें आपको समझनी है कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का भाषा के रेफरेंस में क्या योगदान है और क्या वो कहना चाह रहे हैं। अगर ये दो चीजें और आप समझ लेते हैं तो पूरा भाषा कौशल आपको आ जाएगा, और यहां से आने वाले ढेर सारे सवाल ये आप। दोस्तों जितना कुछ अभी तक हमने सीखा है इसका कंक्लूजन यहाँ पर दिया जा रहा है, पूरा निष्कर्ष है। आपके पेपर में जो भी बातें पूछी जाएंगी वो सब यहीं से आएंगी, तो इसको आप ध्यान से 2 मिनट में आप समझ लीजिए और सारे क्वेश्चन यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर कल स्किनर, तो आपको मैंने बताया स्किनर ने क्या कहा था कि भाषा वातावरण में उद्दीपक के द्वारा सीखी जाती है। उद्दीपक मतलब जो यहाँ पर है अपने माता पिता है, समाज है, सोसाइटी है, परिवेश है। तो जब बच्चा भाषा वातावरण में उद्दीपक द्वारा सीखा जाता है, तो किसने कहा था, स्किनर। उसके बाद स्किनर की आलोचना किसने की, नॉम चॉम्स्की बहुत बड़े आलोचक हैं स्किनर के। उन्होंने क्या बताया कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है। तो अगर आए कि जन्मजात किसने कहा, तो नॉम चॉम्स्की ने बताया कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। दूसरा दोस्तों जीन पियाजे जी ने बताया, जीन पियाजे ने क्या बताया कि देखो आप जानते हो कि जीन पियाजे महान संज्ञानवादी थे, आप समझ रहे हैं उन्होंने। तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद क्या आती है, भाषा आती है। यानी बच्चे के अंदर सबसे पहले विचार, फिर विचार के बाद भाषा आती है। इसके बाद अब आप देखेंगे वाइगोत्स्की को। तो वाइगोत्स्की आप जानते हो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है,
वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसके बाद भाषा। तो वाइगोस्की के अनुसार सबसे पहले भाषा, फिर विचार। तो इसीलिए इन्होंने क्या बताया कि भाषा विचारों को जन्म देती है। तो दोनों लोगों में इंटरलिंक करना कि जीन पियाजे क्योंकि महान संज्ञानवादी हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, तो इसलिए पहले विचार आएगा, क्योंकि संज्ञान का मतलब होता है विचार। तो सबसे पहले विचार आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। और वाइगोस्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत दिया, इसलिए वाइगोस्की में पहले भाषा और फिर विचार आएगी। इसलिए वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, भाषा विचारों को जन्म देती है। अब यहां पर तीन छोटी छोटी बातें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्राइवेट स्पीच यानी आत्मवार्ता, ये वाइगोस्की ने दिया है। ये जो दो है ऊपर की, ये वाली, ये किससे संबंधित है, ये वाइगोस्की से संबंधित है। तो वाइगोस्की ने क्या कहा कि प्राइवेट स्पीच आत्मवार्ता, इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा अपने आप से ही बात करता हो, अपने आप से ही कुछ बुदबुदाता हो, कुछ बात करता हो, इसमें आवाज बाहर निकलती है, जब बच्चा अपने आप से सिर्फ बात करता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। एक कई बार पेपर पूछा जाता है। दूसरा ये कहता है इनर स्पीच, ये भी वाइगोस्की ने दिया है। इनर स्पीच यानी आत्म संभाषण, जब अंतर मन में बात करे और आवाज बाहर ना निकले, जब बच्चा सिर्फ अपने आप से ही बात करे, मौन अवस्था में बात करे और उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती, तो उसको बोलते हैं इनर स्पीच, आत्म संभाषण। एक इसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। अब आइए जीन पियाजे ने एक और सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं इगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित। इगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित, यानी इन्होंने क्या बोला कि ये 6 से 7 वर्ष के बीच में बच्चे के लिए बात कही जाती है। इगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रित क्या होता है कि बच्चा वही बोलता है जो वह सोचता है, यानी बच्चे के लिए जो सही लगता है वो बच्चा वही बोलता है, बच्चा किसी की परवाह नहीं करता है। तो इस स्थिति में बोला जाता है कि इगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रितता बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस भाषा कोश से संबंधित, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, सभी सेगमेंट में जो ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं वो आप देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने पूरी कोशिश की हर प्रकार के सवाल इसमें, हर प्रकार का कंसेप्ट इसमें मैं शामिल करूं। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो भाषा कौशल हमने आपको पढ़ाने का पहली बार प्रयास किया, ये आपको कैसा लगा है। एक कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने पहली बार कोशिश की है आपको समझाने और बताने की, मैं कहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ, क्या आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे से या मैं नहीं समझा पाया हूँ। जो हमारी अच्छाइयाँ हों वो भी आप बताइएगा, और जो चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं आप उनको भी कमेंट करेंगे, ताकि हम दूसरी वीडियो जल्दी से आपके लिए ला पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।